भारत एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ और ना ही आसानी से हुआ। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद होने में कई संघर्षों और आंदोलन का सामना करना पड़ा। आज हम आपको सुनाने आए हैं भारत की आज़ादी के 200 वर्षों की कहानी। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कब और कहां कदम रखा था? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी किस राज्य में उठी थी और विद्रोह का बिगुल किसने फूंका था? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति किस देश के किस हिस्से में शुरू की थी? ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कई सच्ची घटनाएं। तारीख की किताब खोलने से पहले जो दुनिया के नक्शे पर सुनहरे रंग का जो हिस्सा देख रहे हैं वह भारत है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में अलग अलग रियासतों और राजाओं के पास धन और संपत्ति हुआ करती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भारत की समृद्धि के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। इसी सोने की चिड़िया पर ब्रिटिश शासन की गिद्ध दृष्टि थी। ब्रिटेन की राजशाही ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका असली मकसद ब्रिटिश शासन के झंडे को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलाना था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई समंदर के रास्ते। ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम भारत के सूरत में सबसे पहले उतरी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का लंगर सूरत में डाला था। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत में व्यापार करना और उसका विस्तार करना है तो मुगल शासकों को अपने वश में करना होगा। इस रणनीति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने लालच और चापलूसी का सहारा लिया, जिसका नतीजा रहा कि तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर ने कंपनी को व्यापार के लिए अधिकार देने की शुरुआत की। 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक मुख्यालय बनाने और मुगल दरबार में एक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। 1619 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, बड़ौदा और आगरा में कारखाने खोल दिए और सबका नियंत्रण सूरत के मुख्यालय से होने लगा। 1632 तक ब्रिटिश कंपनी पश्चिम में पूर्व की ओर पहुंच चुकी थी। मुगलों के बाद भारत की जनसंख्या और समृद्ध संसाधनों पर अंग्रेजों की पूरी नजर। इसी नापाक मंसूबे के साथ अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत में धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहे थे। अंग्रेजों ने लूट के लिए कई प्रकार की नीतियां अपनाई। उनमें से एक महत्वपूर्ण नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी राजा की संतान का देहांत हो जाता तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसे अपने देश से बेदखल करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे धनी मुल्कों में से एक इस देश पर शासन करने की मंशा लेकर आई थी। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के 3 जिलों की जिम्मेदारी का अधिकार मिल गया था। यह पहला मौका था जब अंग्रेजों को भारत की जमीन पर आधिकारिक कब्जा मिला था और इसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता कब्जाने का सिलसिला बंगाल से शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था और इस राज्य के शासक थे नवाब सिराजू छावला। बंगाल की संपन्नता और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगल शासन के राजस्व का 50% बंगाल से ही आता था। आर्थिक वजहों से ही अंग्रेज पश्चिम से बंगाल की ओर आए थे। नवाब सिराजू छावला के खिलाफ पहली बार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने मीर जाफर का इस्तेमाल सिराजू छावला के खिलाफ किया। 23 जून 1757 यही वह तारीख थी जिसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का दिन माना जाता है। बंगाल के नवाब सिराजू छावला की सेना और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जीत मिली। अब बंगाल की सत्ता पर मीर जाफर का अधिकार था, लेकिन वह सिर्फ एक कठपुतली थी जिसके धागे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। इसके कुछ ही साल बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को मोहरा बनाया और मीर कासिम को सत्ता मिल गई। लेकिन जब मीर कासिम ने अंग्रेजों की पैसों की बढ़ती भूख को मिटाने से इनकार कर दिया तो नतीजा बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेज की सेना थी तो दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। इस युद्ध में भी अंग्रेजी हुकूमत की जीत हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों के मन में सत्ता की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि मध्य भारत और पश्चिम भारत में हर हाल में कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने इसके लिए मराठा शासकों के बीच आपसी मतभेद का फायदा उठाया और एक के बाद एक उनसे 3 युद्ध लड़े
1818 तक पेशवा साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जिससे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी पैदा हो गई। बंगाल के बैरकपुर में तैनात ब्रिटिश शासन के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने इसे हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए छावनी में तैनात 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इस तरह मंगल पांडे हिंदुस्तान के पहले स्वतंत्रता नायक बन गए। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज इस कदर डर गए कि अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी। लेकिन आज़ादी की ऐसी चिंगारी जला गए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों में थोड़ी ही सही लेकिन आग जरूर लगा दी थी। मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी वह उनकी मौत के बाद भी शांत नहीं हुई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और छावनी में तैनात अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। मेरठ में अंग्रेज अफसरों की हत्या के बाद सैकड़ों सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचने पर विद्रोह सिपाही लाल किले की ओर बढ़े और मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। सिपाहियों की विद्रोह की वजह से दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण खत्म हो गया था। दिल्ली के बाद कानपुर में भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हो गई। बेगम हजरत महल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी टक्कर ली। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गए थे। 1857 के विद्रोह में सबसे कड़ी टक्कर देने वालों में शामिल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा को सबने सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर झांसी के किले पर थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी हुकूमत की पर्ची को झांसी में नहीं देखना चाहती थी। जून 1857 में अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण की बजाय लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जंग जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने तात्या टोपे का साथ लिया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। इस कहानी में ऐसे ही कई अनकहे और अनसुने पहलुओं को उजागर किया गया है जिनसे यह समझा जा सकता है कि भारत की आजादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं रही। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर की लड़ाई में लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नीति में बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को बांटने और उन्हें दबाने के लिए कई विभाजनकारी नीतियों को अपनाया। भारतीय समाज में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर फूट डालने की कोशिश की गई। इन सब के बावजूद भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी बुझी नहीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए भारतीयों को एकजुट किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने धीरे धीरे जोर पकड़ा और पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। भारत की स्वतंत्रता की कहानी सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की कहानी है। यह उन नायकों की गाथा है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी कुर्बानी और दृढ़ निश्चय ने ही हमें 15 अगस्त 1947 का वह दिन दिखाया जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उन वीरों का स्मरण करना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर उन महान आत्माओं को नमन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प करें। यह थी भारत की स्वतंत्रता की कहानी, एक ऐसी गाथा जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शंकर है, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता।